हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के टॉप 35 क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट 5 ईयर के बोर्ड के पेपर्स को एनालाइज करके सेलेक्ट किए हैं। बच्चों, अगर ये क्वेश्चंस आपने ढंग से समझ लिए तो आपके पी ब्लॉक के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों, इनके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दिए हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। अगर आपके पास लिखने का टाइम ना हो तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो। वाई इज BiS3 द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमंगस्ट ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। कहने का मतलब ग्रुप 15 के एलिमेंट के जो हाइड्राइड्स है उनमें बिस्मथ का हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों होता है बच्चों, देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हाइड्राइड बनाते हैं। तो बच्चों, ग्रुप 15 के एलिमेंट EH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो वो बनाएगा NH3, फॉस्फोरस PH3, आर्सेनिक AsH3, एंटीमनी SbH3 और बिस्मथ बनाएगा बच्चों BiS3। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनना। तो देखो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे का रिडक्शन कर दे, और रिडक्शन का मतलब दूसरे में हाइड्रोजन का जुड़ना। तो बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ? जो दूसरे में हाइड्रोजन जोड़ देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब जो दूसरे में हाइड्रोजन जोड़ दे वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो दूसरे में जल्दी हाइड्रोजन जोड़ दे वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों, हमें यह देखना है कि इन हाइड्राइडों में से दूसरे में जल्दी हाइड्रोजन कौन जोड़ेगा। तो हमें यह देखना है कि इन हाइड्राइडों में से हाइड्रोजन जल्दी बाहर कहां से निकलेगा, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन जल्दी बाहर निकलेगा तभी तो दूसरे में जाकर के जुड़ेगा ना। तो कहने का मतलब हमें यही देखना है कि जल्दी हाइड्रोजन कौन से हाइड्राइड से बाहर निकलेगा। तो बच्चों, यह डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी कम होगी उतनी ही जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अब बच्चों देखो, हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। और आपको पता है कि बड़ा एटम होगा तो वो बॉन्ड भी क्या बनाएगा? बड़ा बनाएगा, यानी कि उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। और जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही कम होती है। कहने का मतलब जितना बड़ा बॉन्ड होगा ना उतनी जल्दी टूटेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आगे ना बच्चों बात समझ में, कि बॉन्ड की लेंथ जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही कम होती जाएगी। तो बच्चों, यहां पर देखो, सबसे बड़ा एटम है बिस्मथ का। तो बिस्मथ और हाइड्रोजन के जो बीच की बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी ना। इसका मतलब ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी बच्चों? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब हाइड्रोजन यहां से जल्दी निकलेगा, BiS3 से हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा तो दूसरे में उतना ही जल्दी जुड़ेगा ना। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? BiS3। तो बच्चों, यहां पर तो बस आपको समझने हैं, और इन क्वेश्चंस के नोट्स मैंने बना दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप लिख भी सकते हो, प्रिंट भी निकलवा सकते हो। ठीक है ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। कि नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर लेस रिएक्टिव क्यों है। तो देखो बच्चों, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो, एक बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होता है, इसका मतलब 3 बॉन्ड तो ब्रेक होंगे ही नहीं। ब्रेक नहीं होने का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है बच्चों। बॉन्ड
डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? हाई होती है। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं मिल पाएगी जिससे कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। कहने का मतलब रूम टेम्परेचर पर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो नाइट्रोजन फ्री नहीं होंगे। अगर नाइट्रोजन फ्री नहीं होंगे तो दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे? नहीं कर सकते ना। दूसरे के साथ तो तभी रिएक्शन कर सकते हैं जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, नाइट्रोजन बिकम्स फ्री, ठीक है, और दूसरे के साथ जुड़ जाए। आगे ना बच्चों बात समझ में? तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यह रूम टेम्परेचर पर लेस रिएक्टिव है। अब तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया बनाने के लिए कौन सी कंडीशन है कि वो ज्यादा बने। तो बच्चों हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाई जाती है, तो हम क्या क्या कंडीशन लगाए कि अमोनिया ज्यादा बने? तो बच्चों एक तो टेम्परेचर 700 केल्विन, प्रेशर 200 एटीएम, और कैटेलिस्ट के रूप में ध्यान से समझना, कैटेलिस्ट के रूप में आयरन ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इनका अगर यूज किया जाए तो बच्चों अमोनिया ज्यादा बनेगी। आगे बात समझ में? तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। और बच्चों आजकल कैटलिस्ट की जगह आयरन और कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मोलिब्डेनम, ठीक है ना बच्चों? तो आजकल है ना इनके स्थान पर आयरन और मोलिब्डेनम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मोलिब्डेनम क्या है? कैटलिस्ट प्रमोटर, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और हैबर प्रोसेस ये होती है, देखो N2 + 3H2 गिव्स आउट आयरन एज ए कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम एज ए कैटलिस्ट प्रमोटर, और 2NH3 अमोनिया बनती है, ठीक है ना बच्चों? आगे बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when white phosphorus is heated with concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of CO2, कि क्या होता है जब व्हाइट फॉस्फोरस को कंसंट्रेटेड NaOH के साथ गर्म किया जाता है। तो बच्चों ये रहा व्हाइट फॉस्फोरस और ये रहा NaOH, और आपको एटमॉस्फेयर CO2 का लेना है, ठीक है बच्चों? तो यह तो एक रिएक्शन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, और इस रिएक्शन के बारे में बहुत पूछा गया है। तो बच्चों आप सीधा प्रोडक्ट याद रखो कि व्हाइट फॉस्फोरस और NaOH जब मिल जाएंगे तब फोस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बनेगा। अब इसको बैलेंस कर दो, तो देखो इसमें NaOH हम 3 लेते हैं, 3H2O लेते हैं, ठीक है, और ये 3 बनता है। तो ये रिएक्शन तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों? अब देखो नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H3PO4? H3PO4 की बेसिसिटी क्या है? तो बच्चों बेसिसिटी का मतलब ध्यान रखना, किसी भी एसिड की आपको बेसिसिटी निकालनी है तो सीधा सा याद रखो कि उस एसिड में कितने OH है। ये सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान रखना कि जिस एसिड में जितने OH होंगे वही उसकी बेसिसिटी होगी। और बच्चों H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, जो फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है। क्या है? ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड के साथ एक कम से कम एक ऑक्सीजन होना जरूरी है, ठीक है ना बच्चों? तो देखो फॉस्फोरस के टोटल 3 ऑक्सो एसिड ज्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं। वैसे देखो बहुत सारे ऑक्सो एसिड है, मैंने बताया भी है, आप प्ले लिस्ट में जाओ, पी ब्लॉक सर्च करो और वहां पर देख सकते हो। लेकिन 3 फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो उन तीनों के बारे में साथ में बता देता हूं। तो बच्चों H3PO4 तो है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 है फॉस्फोरस एसिड, H3PO2 है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या फिर इसका नाम होता है फॉस्फिनिक एसिड, इसका होता है फॉस्फोनिक एसिड, और ये फॉस्फोरिक एसिड है। तो देखो इनको बनाते कैसे हैं? तो एक तो देखो P डबल बॉन्ड O होगा ही होगा, तीनों में ही होगा,
बना दिया। अब बच्चों आपको पता है ना कि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बॉन्ड भी कितने बनाएगा फॉस्फोरस? 5 बनाएगा। ठीक है, तो 2 बॉन्ड तो बना रखे हैं, एक ऑक्सीजन गया तो 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, तो 3 OH लगा दो, तो 5 बॉन्ड पूरे हो गए ना। यहां पर देखो 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन काम में आ गया, यानी कि 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, तो 2 तो आप OH लगा दो और एक H लगा दो। यहां पर 2 ऑक्सीजन है, एक तो आ गया, एक बचा है, तो एक तो OH लगा दो और 2 H लगा दो। ये लो, अब देखो इसकी बेसिसिटी कितनी है, कितने OH है? 3। इसकी बेसिसिटी OH कितने हैं? 2। इसकी बेसिसिटी 1। तो सिंपल आप बेसिसिटी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड। H3PO3 को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो बच्चों डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब एक का ही ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। तो बच्चों इसको सीधा सा आप याद रखो कि जब H3PO3 को गर्म किया जाता है तो एक तो बनता है H3PO4 और एक बनता है PH3। ठीक है, तो देखो इसको बैलेंस तो हम बाद में कर लेंगे, ध्यान रखना। अब यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे होगा? यहां पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहां पर +5 है, यहां पर -3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना तो होता है ऑक्सीडेशन, तो यहां से यहां तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना होता है रिडक्शन, तो यहां से यहां पर हो रहा है रिडक्शन। तो एक का ही ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, सॉरी देखो ये तो गर्म तो हमें करना ही है, तो देखो इसके 4 मॉलिक्यूल, इसके 3 मॉलिक्यूल, 4 और 3, बस ये 2 याद रखो, अपने आप रिएक्शन याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हाई डज R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट बट R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट एग्जिस्ट। और यहां पर R का मतलब है एल्किल ग्रुप, कहने का मतलब ये बनता है और ये नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? तो देखो ये तो होगा R3P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O और 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, और ये है N डबल बॉन्ड O और 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले ये क्यों नहीं बनता है वो पता लगाते हैं। तो बच्चों नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वैलेंस शेल का 2s2 2p3। ठीक है, वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल। ठीक है बच्चों, तो देखो s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। p सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। यानी कि नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 4 है। और आपको पता है ना कि बॉन्ड कौन बनाता है? एक्चुअल में बॉन्ड कैसे बनता है? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। कहने का मतलब बॉन्ड कौन बनाएगा? ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में ऑर्बिटल कितने हैं? 4। तो नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन। यहां पर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, मतलब नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकती है। ठीक है ना बच्चों, इसलिए यह नहीं बनता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 और 3d0। क्योंकि बच्चों देखो फर्स्ट जो सेल होती है उसमें 1 सब सेल 1s, सेकंड सेल में 2s और 2p यानी कि टोटल 2 सब सेल, और थर्ड सेल में 3s 3p और 3d ये सब सेल होती है। फॉस्फोरस के पास 3d सब सेल है, कहने का मतलब d ऑर्बिटल्स है। हालांकि ये बात अलग है कि उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ऑर्बिटल्स तो है ही। तो देखो टोटल ऑर्बिटल कितने हुए? देखो s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल और d में 5 ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल्स खूब सारे हैं, तो फॉस्फोरस तो 5 क्या 6 बॉन्ड भी बना सकता है, PCl6 भी बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर d ऑर्बिटल है, इसलिए यह पॉसिबल है। इसके पास नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए यह पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं होता है। आई कि नहीं बच्चों, बात समझ में आ गई ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई इज नाइट्रिक ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक
इन गैसियस स्टेट बट द सॉलिड ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग इट इज डायामैग्नेटिक। कहने का मतलब NO2 जो है बच्चों, ध्यान से सुनना, NO2 जो है, NO2 वो गैसियस स्टेट में तो क्या है, पैरामैग्नेटिक। क्या है, पैरामैग्नेटिक। और आपका NO2 सॉलिड स्टेट में क्या है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। तो ध्यान से समझना ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तब तो कोई भी सब्सटेंस हो वो पैरामैग्नेटिक होगा, यानी कि इसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होंगे। तो बच्चों ऐसा कैसे हो सकता है, सॉलिड स्टेट में इसको ऐसा क्या हो जाता है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जबकि गैसियस स्टेट में NO2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि यह पैरामैग्नेटिक होता है। तो बच्चों ध्यान से समझना। तो देखो NO2 कुछ ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। तो देखो इसकी आपको लुईस स्ट्रक्चर समझाता हूं। देखो NO2 को आप बनाओगे ना तो एक ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड से ऐड कर दो और एक ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो। अब बच्चों देखो ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, कितने बच गए 4, तो 4 के 2 क्या हो गए बच्चों, लोन पेयर हो गए ना। नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। और बच्चों हमेशा याद रखना, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास अगर सिंगल मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देगा। कौन देगा बच्चों, नाइट्रोजन देगा। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है ना। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर यूज हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1। तो नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए हैं, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे, यानी कि 3 लोन पेयर। अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों देख लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, नाइट्रोजन के पास है ना, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा, होगा ना। आ गई ना बात समझ में। अब देखो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जब इसे ठंडा करते हैं ना तब इसमें डाइमराइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों, डाइमराइजेशन। कहने का मतलब 2 यूनिट मिल करके एक हो जाती है। कैसे होगी बच्चों, दूसरा देखो आपको पता है कि एक NO2 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो और इस NO2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे ना। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे तो अनपेयर्ड कहाँ रहे, फिर तो वो पेयर्ड हो गए। इसलिए बच्चों जब NO2 को ठंडा किया जाता है तो 2 NO2 यूनिट मिलकर के N2O4 बनाते हैं और यहां पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर्ड हो जाता है और इसकी नेचर कैसी होगी, मैग्नेटिक नेचर होगी, डायामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब नहीं रहा ना, क्योंकि 2 NO2 आपस में मिल जाते हैं, इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मिलकर के पेयर्ड हो जाते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में, आ गई होगी बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रिजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ NO2 एंड N2O5। तो देखो NO2 की तो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर यहीं पर हो जाएगी, सिंपल सी बात है। देखो ये पूरी लुईस स्ट्रक्चर तो बनी हुई है। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रहे बताओ, 4 ही रहे ना, क्योंकि देखो अब टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो टोटल इसके पास 4 रहे। जैसे ये बॉन्ड बनाएंगे ना यहां पर डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस बार इस ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए ना। तो देखो कुछ ऐसा बन गया, ये ऑक्सीजन देखो सिंगल बॉन्ड रहा और यहां पर बन गया डबल बॉन्ड, बन गया ना बच्चों। इसके पास 6 थे, 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया तो कितने बचे टोटल,
4। इसके पास 4 थे, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो कितने आ गए टोटल? 6 हो गए ना, और इलेक्ट्रॉन आए हैं तो माइनस। इस नाइट्रोजन को हमने नहीं छेड़ा ना, तो ये लो ऐसा कैसा। तो NO2 की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर तो ये हो गई बच्चों। अब N2O5 की ओर देख लेते हैं, तो ध्यान से समझना बच्चों। N2O5 तो देखो ऑक्सीजन ओड नंबर में है ना, इसका मतलब एक ऑक्सीजन तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में लगेगा, लग गया। उसके बाद टोटल 4 ऑक्सीजन और लगाने हैं, और नाइट्रोजन के टोटल 4 बॉन्ड करने हैं, क्योंकि अभी आपने देखा है कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो देखो एक एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो अब इनके इलेक्ट्रॉन कर देते हैं पूरे। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना रहे हैं, बच गए कितने? 4। तो ये ठीक है बच्चों। अब देखो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो 1 2 3 और 2 5, क्योंकि देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देगा। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में एक दे रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 2 बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लस ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इस पर प्लस और इस पर माइनस तो आएगा ही आएगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, तो ऐसे 6 के 6, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं है। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दे रखा है और एक इस बॉन्ड में दे रखा है, तो टोटल कितने बचे? 4 बचे ना। और बच्चों स्वयं स्वयं ये ऐसे कैसे होंगे? देखो इस ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने दे रखे, तो ये 2 लोन पेयर बच गए ना, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 5, तो देखो 1 2 3, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं तो 5 प्लस चार्ज, और इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, और ये माइनस चार्ज। ठीक है बच्चों। अब रिजोनेंस का मतलब एक तरफ से आप रोटेट कर दो, कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो इस ऑक्सीजन के पास कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे, और इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। तो बच्चों आपके पास क्या बन गया? देखो एन डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एन, और यहां पर बन गया सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड। तो ठीक है बच्चों, तो इसके पास देखो 6 थे, अब 4, ठीक है बच्चों, यहां पर प्लस इसको छेड़ा नहीं है। इसके पास 4 थे, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 6 हुए कि नहीं हुए? और इधर वालों को हमने छेड़ा ही नहीं है, नहीं छेड़ा है ना, तो ये ला, और साथ में माइनस चार्ज। आया कि नहीं आया बच्चों? समझ में आ गया ना। अब देखो नेक्स्ट, हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद ए सॉल्यूशन ऑफ Cu2+, कि अमोनिया Cu2+ के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करती है? तो बच्चों कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाती है। ये Cu2+ का एक्वस सॉल्यूशन और ये अमोनिया, तो बच्चों क्या बनाएगी? कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगी। ये लो Cu और NH3 NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इस पूरे ब्रैकेट पर चार्ज कितना आएगा? 2+ आएगा। तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ना, कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम क्या होगा? NH3 लिगेंड है। लिगेंड को क्या बोलते हैं? NH3 को एमीन, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड। तो ये कॉम्प्लेक्स है, ब्लू कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में पूरी टर्मिनोलॉजी तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो सिंपल आप ध्यान रखना कि Cu2+ के साथ अमोनिया है, ये ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाती है। ठीक है, तो ये तो सिंपल याद रखना आपको। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड एंगल इन PH4+ इज हायर देन दैट इन PH3। कहने का मतलब है कि PH3 से PH4 का बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों होता है? तो बच्चों देखो ये तो होती है PH3, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉनों ने तो बॉन्ड बना रखा है और 2 है लोन पेयर के रूप में, यानी कि ये ज्योमेट्री कैसी है? जैसे अमोनिया की है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, 3 तो एंगल होंगे और एक पिरामिड के रूप में लोन पे रहेगा। PH4+ तो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होगी बच्चों? टेट्राहेड्रल, PH4 की। ठीक है ना, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब बच्चों देखो यहां पर रिपल्सन कौन सा है? ये लोन पेयर और ये बॉन्ड है ना, तो PH3 में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन है,
अकॉर्डिंग टू वसेपर थ्योरी। यहां पर लोन पेयर दिखाई दे रहा है क्या आपको? पीएच4 में लोन पेयर नहीं है ना, तो सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड के बीच में रिपल्सन होगा ना, तो यहां पर रिपल्सन कौन सा है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। और बच्चों आपको पता है ना कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है। वसेपर थ्योरी ये बोलती है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन तो होता है लोन पेयर में, उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। ठीक है ना, ये रिपल्सन का ऑर्डर है। इसका मतलब बच्चों ये रिपल्सन ज्यादा होगा, कहने का मतलब लोन पेयर इन तीनों बॉन्ड को रिपल्स करेगा। यानी देखो लोन पेयर ऐसे है और तीनों बॉन्ड ऐसे लगे हुए हैं एच। ठीक है बच्चों, अब ये ऊपर वाला लोन पेयर इनको रिपल्स करेगा तो ये तीनों आपस में पास पास आ जाएंगे ना। पास पास आने का मतलब बॉन्ड एंगल कम हो गया, लेकिन यहां पर रिपल्स करने वाला कोई नहीं है तो ये बॉन्ड आपस में दूर दूर रहेंगे तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में कि ये जो लोन पेयर है वो इनको रिपल्स करेगा। देखो ये ऐसे है, एक लोन पेयर ऊपर लगा हुआ है और तीन ऐसे है। ठीक है, तो ये रिपल्स करेगा तो ये पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, इसका मतलब बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। आगे ना समझ में, तो इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, और ये ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। पीएच4 प्लस की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और पीएच3 यानी कि फोस्फीन। देखो पीएच3 को तो फोस्फीन बोलते हैं और पीएच4 प्लस को फोस्फोनियम बोलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर अमोनिया और यहां पर अमोनियम भी हो सकता है, तो वहां पर भी बनता है, तो सेम टू सेम आंसर होगा इसका। आया कि नहीं आया समझ में? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो व्हाई डज नाइट्रोजन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज लेस देन फॉस्फोरस? कि नाइट्रोजन में कैटिनेशन फॉस्फोरस से कम क्यों होता है? तो बच्चों पहले आप कैटिनेशन को समझो। देखो कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। क्या होता है बच्चों? सेल्फ लिंकेज, आपस में जुड़ना। और सबसे ज्यादा कैटिनेशन कार्बन में पाया जाता है। देखो कार्बन की बहुत लंबी लंबी चेन होती है ना, कार्बन आपस में जुड़ सकता है, नाइट्रोजन आपस में नहीं जुड़ सकता, फॉस्फोरस आपस में जुड़ सकता है। इसीलिए तो नाइट्रोजन तो डाई एटॉमिक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा दो नाइट्रोजन आपस में जुड़ सकते हैं, जबकि फॉस्फोरस क्या है? टेट्रा एटॉमिक है। फॉस्फोरस के 4 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन के 2 एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। कहने का मतलब नाइट्रोजन आपस में क्यों नहीं जुड़ सकता, इसका कारण हमें बताना है। तो बच्चों नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है। नाइट्रोजन का साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ना तो इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगेगा। कहने का मतलब ये जो नाइट्रोजन है ना वो इसके मतलब इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को रिपल्स करेंगे, इसको और इसके बीच में रिपल्सन लगेगा, मतलब सबके बीच में आपस में रिपल्सन लगेगा। अगर रिपल्सन लगेगा तो बॉन्ड कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण नाइट्रोजन कैटिनेशन शो नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है। आई कि नहीं ये बात समझ में? ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वाई PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3? कि PH3 का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम क्यों होता है? तो बच्चों रूल के अकॉर्डिंग तो PH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी NH3 का ज्यादा क्यों होता है? तो देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है बच्चों। किस पर डिपेंड करता है? अट्रैक्शन पर। और बच्चों मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो मॉलिक्यूल के अंदर मास पर और एक सरफेस एरिया पर। कि अगर जिन मॉलिक्यूल में मास ज्यादा तो उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उस कंपाउंड का, और जिन मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होगा और उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बच्चों देखो दोनों के ही हिसाब से PH3 बाजी मार रहा है। क्यों? क्योंकि PH3 का मास भी ज्यादा, इसलिए PH3 मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा लगना चाहिए ना। PH3 का सरफेस एरिया भी ज्यादा, क्योंकि फॉस्फोरस एक बड़ा एटम है ना, तो सरफेस एरिया भी ज्यादा। तो कहने का मतलब PH3 और PH3 के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन लगना चाहिए और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अमोनिया का क्यों होता है? क्योंकि बच्चों
अमोनिया की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कारण है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यह अमोनिया को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करता है, इसलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट pH 3 से ज्यादा होता है। रूल के अकॉर्डिंग किसका ज्यादा होना चाहिए? pH 3 का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि pH 3 के मॉलिक्यूल्स में मास भी ज्यादा, सरफेस एरिया भी ज्यादा, तो रूल के अकॉर्डिंग एट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। एट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसी कारण होती है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। आई बात बच्चों समझ में? नेक्स्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड बिकम्स येलो, ब्राउन व्हेन रिलीज्ड इन एयर। कि नाइट्रिक ऑक्साइड को एयर में रिलीज करते हैं तो वो ब्राउन क्यों हो जाती है? देखो बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड ये है NO, ठीक है, इसको एयर में रिलीज करेंगे तो एयर में कौन है? ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन बच्चों रिएक्शन करती नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया है कि नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के बीच में, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को आप एयर में रिलीज करोगे, एयर में कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए 2 ले लो, तो नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लेंगे? 2NO2, जिसका कलर कैसा होता है बच्चों? ब्राउन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को एयर में रिलीज करने पर वह ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है। पता चल गया ना कि इसको एयर में रिलीज करने पर यह ब्राउन क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मिलकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसलिए यह क्या हो जाती है बच्चों? ब्राउन कलर की। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, pH3 फॉर्म्स बबल्स व्हेन पास्ड इन वाटर बट NH3 डिसॉल्व्स व्हाई। तो बच्चों देखो, pH3 एक गैस है और वे गैस है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है, बबल बनाती है। क्या करती है? बबल बनाती है। अमोनिया बबल नहीं बनाती है, क्यों? क्योंकि अमोनिया जो है वो वाटर के साथ क्या बना लेती है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बच्चों आपको पता है ना कि अमोनिया और वाटर मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब अमोनिया वाटर के अंदर क्या है बच्चों? सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है और कंपाउंड भी बनता है। जबकि pH3 जो है, pH3 उसकी वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है बच्चों, यानी कि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं है। अगर डिसॉल्व नहीं है तो बबल्स ही बनाएगी। आगे ना बात समझ में? तो अमोनिया क्यों बबल्स नहीं बनाती है, क्यों डिसॉल्व हो जाती है? क्योंकि अमोनिया वाटर के साथ कंपाउंड बना लेती है, या फिर अमोनिया वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है बच्चों। क्या बना लेती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बच्चों बात समझ में? अच्छा देखो, बना करके दिखा देता हूं। देखो, अमोनिया एक बेस है, ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से समझना इसको। देखो, वाटर की जो नेचर होती है वो एम्बिडेंट होती है, दोनों मतलब वाटर एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। वाटर बेस के साथ एसिड जैसा बिहेव करता है और एसिड के साथ बेस जैसा बिहेव करता है। तो बच्चों, अमोनिया आपको पता है कि बेस है, लुईस बेस है, तो वाटर एज ए एसिड बिहेव करेगा। वाटर H प्लस अमोनिया को देगा तो ये तो बनाएगा NH4 प्लस और OH माइनस। तो बच्चों देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया ना, NH4OH। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता हूं आपको, देखो NH4 ये लो, तो 4H ऐसे बना दो। वैसे तो इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूं। तो और ये देखो वाटर, तो बच्चों दिख गई क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ये लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कंपाउंड दोनों पता चल गए ना। इसलिए अमोनिया जो है वो वाटर के अंदर कभी भी बबल नहीं बनाएगी, लेकिन pH3 जो कि सोल्यूबल नहीं है, इसका मतलब वो क्या बनाएगी बच्चों? बबल बनाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सल्फर, कि सल्फर कहां कहां से मिलता है। तो बच्चों सल्फर के और बताने हैं, तो सल्फेट और, जैसे देखो जिप्सम, जिप्सम होता है ना,
जिप्सम में सल्फर है CaSO4 2H2O, जिप्सम। इप्सम सॉल्ट भी होता है ना, MgSO4 7H2O। बेराइट भी होता है ना, बेरियम सल्फेट। तो ये तो सल्फेट और हो गए, तो देखो लो सल्फर है ना इनके अंदर। और सल्फाइड और भी होते हैं, जैसे जिंक ब्लेंड, ZnS, गैलेना, PbS, कॉपर पाइराइट, CuFeS2। तो बच्चों ये सल्फर के सोर्स है, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही रखनी पड़ेंगे। और वैसे इनमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 6th चैप्टर ना मेटलर्जी वाला, ठीक है, तो उसमें ये आते हैं, तो वहां पर याद हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, व्हाई डज ओजोन एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे में ऑक्सीजन को ऐड करता है। क्या ओजोन दूसरे में ऑक्सीजन को ऐड कर सकती है? अगर कर सकती है तो ओजोन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बच्चों ओजोन थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होती है, इसलिए यह ब्रेक होती है किसमें? ऑक्सीजन में। बच्चों ऑक्सीजन थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है, जबकि ओजोन थर्मोडायनेमिकली कम स्टेबल है। इसलिए ओजोन स्टेबल नहीं है ना, तो ब्रेक होगी किसमें? ऑक्सीजन में, और एक नेसेंट ऑक्सीजन में। किसमें ब्रेक होगी? नेसेंट ऑक्सीजन। अब बच्चों ये तो स्टेबल है, कभी भी एटॉमिक फॉर्म, अकेला ऑक्सीजन का मतलब एटॉमिक फॉर्म स्टेबल नहीं है। तो यह जितनी जल्दी हो सके दूसरे में क्या होगा? ऐड होगा। तो ऑक्सीजन दूसरे में जुड़ गया ना, किसने जोड़ा? ओजोन ने। इसका मतलब ओजोन क्या है? एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो नेसेंट ऑक्सीजन देती है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट देखो, व्हाट हैपन व्हेन SO2 इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe3+ सॉल्ट। यानी कि ऐसा सॉल्ट है जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, यानी कि Fe3+ है। इसमें जब SO2 फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है? तो बच्चों ध्यान रखना, SO2 जो है वो Fe3+ को Fe2+ में रिड्यूस कर देगी, यानी कि फेरिक को फेरस में रिड्यूस कर देगी। अब एक का रिडक्शन होता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा ना, तो SO2 किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगी? सल्फेट में। किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगी बच्चों? सल्फेट में, ठीक है ना। कि जब Fe3+ के सॉल्यूशन में SO2 गैस को फ्लो करवाया जाता है तो SO2 फेरिक को फेरस में रिड्यूस, देखो ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना रिडक्शन होता है, रिड्यूस कर देती है और खुद सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाती है। अब बच्चों देखो इसको बैलेंस करते हैं, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है? टोटल 4 है ना, यहां पर 2 ही है, तो 2 ऑक्सीजन और कहां से लाए? हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, कि इसका एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस का मतलब वाटर तो होगा ना, तो ये लो हमने 2H2O ले लिए, तो ये वाले 2 ऑक्सीजन यहां पर लग जाएंगे। अब देखो 4H बच गए ना, तो ये लो 4H+, ठीक है बच्चों। तो देखो ये रिएक्शन ऐसे हुई है, देखो 2H2O को आप ऐसे लिख सकते हो H+H+O2-, H+H+ और O2-। तो ये वाले जो 4H+ है ना, वो तो मैंने आगे लिख दिए, ठीक है बच्चों। अब देखो O2- और O2- यानी कि टोटल माइनस कितने हो गए? 4- हो गए। लेकिन हमें तो इसके साथ 2 तो ऑक्सीजन जोड़ने हैं और 2 ही माइनस जोड़ने हैं। हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, 4 माइनस है, 2 ऑक्सीजन तो जोड़ दो, जोड़ दिए, और 2 माइनस जोड़ दो, ठीक है। अब हमारे पास 2 माइनस बच गए ना, 2 माइनस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों? ध्यान देना, देखो इसके साथ 2 ऑक्सीजन और 2 माइनस, हमारे पास 2 तो ऑक्सीजन है लेकिन माइनस कितने हैं? टोटल 4 माइनस है। तो हमको जोड़ने क्या है?
इससे देखो, इससे ये बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन और 2 माइनस, हमारे पास 2 ऑक्सीजन 4 माइनस है, तो 2 ऑक्सीजन और 2 माइनस तो मैंने ऐड कर दिए, बच गए क्या 2 माइनस। 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। इन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है ना कि Fe3 प्लस को Fe2 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के Fe2 प्लस में कन्वर्ट होगा। 2 है यानी कि ये 2 ले लो, कितने ले लो 2, तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। करने का मतलब यहां पर Fe3 प्लस 1 नहीं होगा बच्चों, 2 होगा। कितने 2 आई कि नहीं आई बच्चों, बात समझ में आ गई ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज डाइऑक्सीजन ए गैस बट सल्फर ए सॉलिड। देखो ऑक्सीजन तो गैस होती है और सल्फर सॉलिड होता है, इसका कारण हमें बताना है। तो देखो ऑक्सीजन डाई एटॉमिक यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, जबकि सल्फर ऑक्टा एटॉमिक यानी कि सल्फर के 8 एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो बच्चों इस मॉलिक्यूल का मास क्या होगा बच्चों, मास ज्यादा होगा क्योंकि 8 एटम है, और आपको पता है कि एक एटम भी सल्फर का ऑक्सीजन के एक एटम से ज्यादा हेवी होता है और उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ठीक है ना बच्चों, तो सल्फर के मॉलिक्यूल का मास हाई और सरफेस एरिया भी क्या होगा, हाई होगा। इसका मतलब सल्फर के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के मास और सरफेस पर डिपेंड करता है। यानी कि सल्फर के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों, हाई अट्रैक्शन होगा ना। तो बच्चों बताओ हाई अट्रैक्शन का मतलब फिजिकल स्टेट कैसी आएगी, सॉलिड आएगी। ठीक है ना, क्योंकि मैटर की जो फिजिकल स्टेट है ना वो अट्रैक्शन के आधार पर दी गई है कि मॉलिक्यूल्स में ज्यादा अट्रैक्शन है तो सॉलिड, उससे कम है तो लिक्विड, और एकदम से कम है मतलब न के बराबर है तो वो क्या होगा, गैस होगा। अब बच्चों यहां पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पास 2 ही एटम है, यानी कि मास कम सरफेस कम तो अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम तो ऑक्सीजन एज ए गैस एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, विच एरोसोल डिप्लेट ओजोन लेयर, कि कौन से एरोसोल ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं। तो बच्चों एरोसोल का मतलब ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्सन मीडियम एयर हो। तो सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो। अब देखो कौन कौन से एरोसोल है, एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC फ्रियोन है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ठीक है ना, और सल्फर है, सल्फर की ऑक्साइड है। तो ये तो बच्चों आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 एंड SF6। SF4 और SF6 की हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो बच्चों देखो SF4 तो सेंट्रल एटम सल्फर, ठीक है बच्चों। तो सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 4 तो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि इसके पास 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए। बच गए कितने बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, तो 2 का एक लोन पेयर बनता है। तो कहने का मतलब SF4 में सल्फर के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बच्चों, 5 है। तो बच्चों वसेपर के अकॉर्डिंग अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होना तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसी ज्योमेट्री होती है बच्चों, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है बच्चों। अब देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है बच्चों, उन्हें बोलेंगे हम इक्वेटोरियल बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, उन्हें बोलेंगे एक्सियल। तो बच्चों देखो PCl5 की ज्योमेट्री बताता हूं आपको। तो 3 क्लोरीन तो एक ही प्लेन में, इसके आधार पर आप ये समझ जाओगे। तो ये तीनों एक ही प्लेन में है, इनके बीच में बच्चों एंगल भी कितने डिग्री का है बताओ, 120 का एंगल है, और इन्हें हम कौन सी पोजीशन बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों एक ही प्लेन में है, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो ये ऊपर नीचे वाले इन इक्वेटोरियल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन।
क्या बोलते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का मतलब एक्सियल ही हुई ना, एक्सियल पोजीशन। तो बच्चों यहां पर देखो, अब हमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनानी है। अब देखो बात यह है कि लोन पेयर को आप कहां रखोगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखोगे, यानी कि लोन पेयर को इन तीनों जगह में से एक जगह रखोगे, या फिर ऊपर नीचे रखोगे। तो बच्चों ऊपर और नीचे वाले तो इन तीनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और अगर यहां पर रखोगे ना तो बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 120 का होगा। तो वैसे पर थ्योरी ये बोलती है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर का होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर का। ठीक है, कहने का मतलब जहां रिपल्सन होना वहां से मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को दूर रखो। तो बच्चों लोन पेयर सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है, इसका मतलब लोन पेयर को हम दूर से दूर रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा, और यहां पर कौन सा रिपल्सन प्रेजेंट है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला रिपल्सन प्रेजेंट है। तो बच्चों लोन पेयर को जब आप ज्योमेट्री ड्रॉ करो ना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो लोन पेयर को दूर से दूर रखना होता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इस लोन पेयर को हम 120 के एंगल पर रखेंगे, ना कि 90 डिग्री के एंगल पर, यानी कि इस लोन पेयर को हम रखेंगे बच्चों 120 के। तो देखो ये सल्फर, तो 3 तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई, ये लोन पेयर मैंने 120 पर रख दिया ना। अब एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे, देखो ये तो 3 तो क्या हो गए, एक ही प्लेन में इक्वेटोरियल पोजीशन 120 वाली, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। तो ध्यान रखना लोन पेयर को हमने कहां रखा है, लोन पेयर को दूर रखने के लिए 120 पर रखा है, ठीक है ना बच्चों, आगे बात समझिए। और इस ज्योमेट्री का नाम होता है बच्चों सीसो ज्योमेट्री, ठीक है, याद रखना। अब देखो SF6 की ज्योमेट्री, तो बच्चों SF6 में देखो सल्फर के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 के 6 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि इसके पास 6 बॉन्ड पेयर हैं। जब 6 बॉन्ड पेयर होते हैं तो ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। कैसी ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब 4 फ्लोरीन तो आप स्क्वायर के रूप में रखोगे एक ही प्लेन में, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे, तो इसको आप स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बोल सकते हो, कि 4 फ्लोरीन तो आप एक ही प्लेन में स्क्वायर के रूप में रखोगे, रख दिया बच्चों, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो बच्चों ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों देखो H2O इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस, वाई। देखो H2O क्या है, लिक्विड है, H2S क्या है, गैस है, और ये क्या है, लिक्विड है। अब देखो H2S में सल्फर एटम, H2O में ऑक्सीजन एटम, सल्फर का मास ज्यादा, सरफेस ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, तो एक रूल के अकॉर्डिंग तो ये तो लिक्विड होना चाहिए और ये गैस, लेकिन उल्टा है ना, क्यों है, कहने का मतलब H2O के अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इससे कम होना चाहिए, लेकिन इससे है क्या, ज्यादा। कहने का मतलब H2O की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कारण है बच्चों इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके कारण H2O लिक्विड होता है, जबकि H2S गैस। समझ में आ गई ना बात। तो इस टाइप से आप बना करके दिखा सकते हो, देखो H2O के 2-3 मॉलिक्यूल दिखा दो ऐसे, ठीक है ना, और अब यहाँ पर बीच में डॉटेड लाइन दिखा दो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं कि ये क्या है, और 2 को आप ऐसे एरो करके दिखा दो कि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस why is SO3 not absorbed directly in water to form H2SO4। कहने का मतलब ये है बच्चों कि H2SO4 बनाने की कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम डायरेक्ट SO3 और H2O और H2O को मिलाकर के H2SO4 क्यों नहीं बनाते, इसका कारण क्या है। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, पूरी तो नहीं हो सकती, देखो बहुत बड़ी है। तो बच्चों कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सल्फर के ओर को बर्न करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। यह सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर
सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है, और इस सल्फर ट्राइऑक्साइड में पहले से बना हुआ H2SO4 डालकर H2S2O7 यानी कि ओलियम बनाया जाता है, या फिर डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। और इस ओलियम को बच्चों डाइल्यूट किया जाता है, इसमें पानी मिलाया जाता है और H2SO4 बनाया जाता है। अब बच्चों यहां SO3 बन गई, तो इसमें डायरेक्ट पानी मिला करके हम H2SO4 बना सकते हैं ना, है ना। ये काम क्यों किया, फिर क्या कारण है कि हमने डायरेक्ट नहीं बना करके ऐसे H2SO4 बनाया है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन होती है ना, वो होती है हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी बाहर निकलना, हीट बाहर निकलना, और हाईली का मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलना। तो बच्चों बहुत ज्यादा एनर्जी कब बाहर निकलती है, या तो आग लगती है तब, या फिर जब विस्फोट होता है। तो आपको H2SO4 बनाना है, या फिर आग लगानी है, या फिर विस्फोट करना है। हमें तो H2SO4 बनाना है, इसका मतलब हमें आग वगैरह नहीं लगानी है। तो हम ये प्रोसेस काम में नहीं लेंगे, हम ये काम में लेंगे। आगे बच्चों बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, SF6 इज नोन बट SCl6 इज नोट, वाई। कहने का मतलब बच्चों कि ये तो बनता है, ये नहीं बनता, क्यों। देखो दोनों सेम है, यहां भी हैलोजन है, यहां भी हैलोजन है, यहां भी हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और यहां भी हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ठीक है, अक्स का मतलब हैलोजन को हम अक्स से शो करते हैं। तो फिर ये बनता है और ये क्यों नहीं बनता, कारण क्या है बच्चों। देखो क्लोरीन का साइज ना बड़ा होता है, इसलिए यह सल्फर के साथ चारों ओर ज्योमेट्रिकली अरेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो जैसे मान लो ये अपना सल्फर है, ठीक है बच्चों, और सल्फर है, ये है फ्लोरीन देखो, और ये है क्लोरीन। अब हमें 6 फ्लोरीन इस सल्फर के चारों ओर सेट करनी है। तो बच्चों हम आराम से 6 फ्लोरीन सेट कर सकते हैं, इसके टच भी होने चाहिए, कर दिए ना, इसका मतलब SF6 बनता है। ऐसे ही अगर बच्चों हमें 6 क्लोरीन सेट करने होते इसके चारों ओर, तो एक देखो, एक क्लोरीन कर दिया, दूसरा कर दिया, है ना, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, 4 ही क्लोरीन तो सेट हुए, 5वां क्लोरीन सेट नहीं हुआ ना। तो कहने का मतलब क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण वह सल्फर के चारों ओर ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज नहीं हो सकता, इसलिए SCl6 नहीं बनता है। आई बच्चों बात समझ में। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो गिव 2 एग्जांपल्स टू शो द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, कि हमें वो एग्जांपल बताने हैं जो फ्लोरीन के एनोमलस बिहेवियर को शो करते हैं। तो बच्चों एक बात तो ये है कि फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, बाकी के जो हेलोजन है ना वो एक से अधिक प्रकार के ऑक्सो एसिड बनाते हैं, लेकिन फ्लोरीन क्या है, एक ही प्रकार का ऑक्सो एसिड बनाता है, और वो कौन सा है बच्चों, HOF, हाइपो फ्लोरस एसिड। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया कि फ्लोरीन एक ही प्रकार का ऑक्सो एसिड बनाता है। दूसरा एग्जांपल ये है बच्चों कि फ्लोरीन का जो हाइड्राइड है, जिसे हम HF बोलेंगे, वो लिक्विड स्टेट में होता है। ध्यान से समझना, वो किस में होता है, लिक्विड। अन्य हैलोजन के जो हाइड्राइड है ना, HCl, HBr, HI, ये सारे गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन फ्लोरीन का हाइड्राइड लिक्विड स्टेट में होता है। तो बच्चों इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का रीजन क्या है बच्चों, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया, जैसे देखो HCl गैस है, HF लिक्विड है, क्यों, है ना। ऐसे ही H2S गैस है, H2O लिक्विड है, क्यों। ऐसे ही NH3 और PH3 वाला क्वेश्चन वही। तो यहां पर देखो PH3 और NH3 तो दोनों ही गैस है। ध्यान रखना अमोनिया में गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है,
केवल लिक्विड और सॉलिड में होती है। तो अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा बनेगा कि पीएच3 का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से कम क्यों होता है। तो बॉइल करोगे इसका मतलब लिक्विड, दोनों के लिक्विड की बात कर रहे हो, तो लिक्विड में NH3 में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। आई कि नहीं बच्चों, बात समझ में आ गई ना। चलो नेक्स्ट, Why is ICl is more reactive than I2? देखो ICl और I2, तो ICl ज्यादा रिएक्टिव है I2 से। क्यों? क्योंकि ये जल्दी, ये वाला बॉन्ड है ना बच्चों, ये जल्दी ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। देखो यह ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि यह बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। जितनी जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी ही जल्दी ये फ्री होंगे और दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, तभी तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा ना। आगे बात समझ में, यानी कि ये बॉन्ड वीक होता है। क्यों बच्चों? इसका कारण ये है कि ये बॉन्ड है ना, ये पोलर है और पोलर बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है। आपको पता है ना कि पोलर मॉलिक्यूल रिएक्शन भी जल्दी करता है, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन करवाने के लिए हमें पोल ही तो चाहिए, प्लस माइनस ही तो चाहिए, जो रिएक्शन करेगा वो रिएक्टिव। तो यहां पर देखो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। क्या है बच्चों? नॉन पोलर, जबकि ये पोलर है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये पोलर है। पोलर है तो रिएक्शन जल्दी करेगा। आई कि नहीं बात समझिए। नेक्स्ट देखो, गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2, कि Cl2 के ब्लीचिंग एक्शन का रीजन, कहने का मतलब क्लोरीन है ना वो रंग को उड़ा देता है। ब्लीचिंग का मतलब रंग को उड़ा देना, कलरलेस कर देना। तो बच्चों इसका कारण यह है कि क्लोरीन का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, मतलब क्लोरीन, देखो Cl2, क्लोरीन और पानी मिलकर के बनाते क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। तो देखो वाटर किस में ब्रेक होता है? H और OH में। क्लोरीन दो है, एक तो जोड़ दो H के साथ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। एक ClOH के साथ जोड़ दो तो एक बनेगा HOCl। तो बच्चों ये है हाइपोक्लोरस एसिड। ध्यान से समझते रहना, हम पढ़ रहे हैं कि क्लोरीन रंग क्यों उड़ा देता है, ठीक है ना बच्चों। तो देखो क्लोरीन का एक्वस सॉल्यूशन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। अब बच्चों यह कंपाउंड स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपस में एक साथ नहीं रह सकते ना, इसलिए यह जल्दी से ब्रेक होगा और स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? स्टेबल कंपाउंड। कैसे? ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो, HCl बन गया जो कि स्टेबल है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? देखो इससे ये कट गया ना, देखो तो ओवरऑल क्या होगी? Cl2 प्लस H2O गिव्स आउट 2HCl प्लस अकेला ऑक्सीजन। अकेले ऑक्सीजन को बच्चों हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। और अकेला ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन। बच्चों ध्यान रखना, एटॉमिक स्पीशीज कभी भी स्टेबल नहीं होती है, वो किसी ना किसी के साथ जाके जुड़ेगी। मतलब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे में जाकर के जुड़ेगा और जुड़ते ही कलर गायब हो जाएगा। तो बच्चों ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा? कोई कलर्ड सब्सटेंस है उसके साथ ये जुड़ेगा और उसको क्या कर देगा बच्चों? कलरलेस कर देगा। आई कि नहीं? यही बात समझ में आगे ना। तो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन किसके कारण है? इस नेसेंट ऑक्सीजन के कारण है, क्योंकि यह नेसेंट ऑक्सीजन कोई भी कलर्ड सब्सटेंस के साथ जुड़ करके उसको कलरलेस बना देता है। अब बच्चों देखो नेक्स्ट, वाई आर हेलोजेंस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, कि हेलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है।
दूसरे का ऑक्सीडेशन कब होगा? जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अब हैलोजन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। और वैसे भी देखो हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP5। इनके मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। तो बच्चों बताओ हैलोजन दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? खींचेंगे, इसलिए दूसरे से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही गया, इसका मतलब उसका तो ऑक्सीडेशन हो ही गया। किया किसने? हैलोजन ने। तो हैलोजन क्या हुए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आया कि नहीं आया बच्चों? समझ में आ गया ना? अब देखो नोट्स में आपको अच्छी तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वो पढ़ लेना आप, ठीक है? कि हैलोजन क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही तो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BrF3, कि हमें BrF3 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो बच्चों हम हैलोजन जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है ना, वो उन सबकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देखो एक तो हम करते हैं अक्स डेस की, मतलब इसका एग्जांपल मान लो ClF या फिर BrF। एक हम करते हैं अक्स डेस 3 की, यानी कि इसका एग्जांपल ClF3 मान लो या फिर BrF3, कुछ भी मान लो, है ना? ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है जिनमें हेलोजन ही है दोनों। एक हम करेंगे बच्चों अक्स डेस 5 ClF5 मान लो या BrF5 मान लो। एक हम करेंगे बच्चों अक्स डेस 7, इसका IF7 एग्जांपल होते हैं। तो इन सबकी स्ट्रक्चर बता रहा हूं। तो बच्चों अक्स डेस यानी कि ClF, ठीक है बच्चों? तो देखो यहां पर सेंट्रल एटम क्लोरीन है। कौन है बच्चों? क्लोरीन है। तो बच्चों क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैलोजनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना। क्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया बच्चों? देखो क्लोरीन के पास एक तो हो गया बॉन्ड पेयर, क्योंकि क्लोरीन एक ही बॉन्ड बना रहा है ना फ्लोरीन के पास, यानी क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है। बच गए कितने? 6। अब बच्चों 6 इलेक्ट्रॉनों के कितने लोन पेयर बने बच्चों? 3 लोन पेयर बने। तो टोटल ClF में क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों? टेट्राहेड्रल। कैसी होगी? तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। तो क्लोरीन और ये मान लो फ्लोरीन, तो ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर। अब बच्चों अगर हम इन लोन पेयर को नहीं देखें तो ज्योमेट्री देखो एकदम से स्ट्रेट है ना, यानी कि ClF की ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर होती है। कैसी होती है बच्चों? लीनियर होती है। लीनियर, थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई थी बच्चों, ठीक है ना? क्यों? अभी लोन पेयर को मत देखो, तो लीनियर तो है ज्योमेट्री। आगे बच्चों बात समझ में। अब हम बच्चों बात करते हैं अक्स डेस 3 यानी कि ClF3 या फिर BrF3। चलो ClF3 बनाते हैं, दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना। तो यहां पर सेंट्रल एटम क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो 3 तो हो गए बॉन्ड पेयर। कितने हो गए? 3। अब बच्चों टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, बच गए कितने? 4 के 2 लोन पेयर हो गए। कितने लोन पेयर? क्योंकि देखो 3 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बना लिया, तो 7 में से 3 गए, 4 बचे ना, तो 4 के 2 लोन पेयर, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। 5 के लिए वेसेपर थ्योरी बोलती है कि ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। इस ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में 2 पोजीशंस होती हैं। एक तो होती है इक्वेटोरियल और एक होती है एक्सियल। इक्वेटोरियल पोजीशन पर 120 का एंगल होता है और एक्सियल पर 90 डिग्री का एंगल होता है। तो लोन पेयर को हम दूर से दूर रखेंगे तो 120 के एंगल पर रखेंगे ना, तो ये लोन पेयर को रख दिया। तो बच्चों देखो ये क्लोरीन, तो ये 2 लोन पेयर मैंने एक तो यहां पर और एक यहां पर रख दिया। एक ये फ्लोरीन, एक ये फ्लोरीन, एक ये फ्लोरीन। तो देखो एक्सियल पोजीशन पर फ्लोरीन है ऊपर नीचे वाले,
और इक्वेटोरियल यानी कि 120 पर मैंने लोन पेयर को रख दिया। अब बच्चों ये लोन पेयर को नहीं देखे तो ज्योमेट्री कैसी बनी, देखो टी शेप्ड हो गई ना, देखो ये देखो टी शेप्ड हो गई ना, तो इसकी ज्योमेट्री बच्चों कैसी होती है, टी शेप्ड होती है। ठीक है बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में, आ गई ना। अब देखो अक्स डैश 5 यानी कि ClF5 तो क्लोरीन के पास बाहर 7 इलेक्ट्रॉन, 5 ने बॉन्ड यानी कि 5 बॉन्ड पेयर, बच गए 2 का 1 लोन पेयर, क्या हो गया बच्चों 1 लोन पेयर यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होती है ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है ना। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लो, तो ये क्लोरीन, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 4 तो होते हैं स्क्वायर के रूप में, एक होते हैं एक ऊपर यानी कि एक फ्लोरीन ऊपर। अब लोन पेयर कहाँ बच गया ना, उसको नीचे लगा दो, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब बच्चों लोन पेयर को अगर हम नहीं देखेंगे तो बोलेंगे क्या इसको, तो देखो इन 4 को तो बोलेंगे स्क्वायर, क्या बोलेंगे बच्चों स्क्वायर, ऊपर वाले को बोलेंगे पिरामिडल। तो ज्योमेट्री का नाम क्या हुआ, स्क्वायर पिरामिडल। क्या नाम हुआ बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल। अब देखो नेक्स्ट है अक्स डे 7 IF7, ठीक है बच्चों IF7, तो आयोडीन के पास बाहर 7 इलेक्ट्रॉन, 7 के 7 बॉन्ड बना रहे हैं ना। तो ज्योमेट्री देखो इसके पास टोटल 7 बॉन्ड पेयर हुए, क्योंकि 7 के 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर 7 बॉन्ड पेयर हो जाते हैं ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कैसी होती है बच्चों, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर तो 5 बॉन्ड पेयर तो एक ही प्लेन में। तो बच्चों यहां पर ये बोर्ड में दिक्कत आएगी थोड़ी, देखो ये आयोडीन फ्लोरीन 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 तो एक ही प्लेन में हो गए ना, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, यानी कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यानी कि 5 फ्लोरीन तो एक ही प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, नेम 2 पॉइजनस गैसेज व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस, कि क्लोरीन से बनने वाली कोई 2 जहरीली गैस। तो बच्चों एक तो फोस्जीन होती है जो COCl2 होती है, उसका नाम क्या है फोस्जीन। एक टीयर गैस होती है ना क्लोरोपिक्रीन CCl3NO2, है ना, टीयर गैस जिसे बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। एक मस्टर्ड गैस भी होती है, देखो CH2 CH2S CH2 CH2 और Cl, तो ये होती है मस्टर्ड गैस। कौन सी गैस होती है बच्चों, मस्टर्ड गैस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो गिव द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, कि हाइड्रोजन हैलाइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देना है बच्चों। तो देखो हाइड्रोजन हैलाइड कौन कौन से है, फ्लोरीन का होता है HF, क्लोरीन का HCl, ब्रोमीन का HBr और आयोडीन का HI। तो देखो HF तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब बच्चों देखो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये होगा। अब इनकी बात करें तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ साथ कम होती है, यानी कि बॉन्ड बड़ा होगा ना, लंबाई में ज्यादा बड़ा होगा तो वो इजीली टूटेगा। तो बच्चों HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि आयोडीन बड़ा एटम है तो बॉन्ड भी बड़ा बनाएगा, यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, यानी कि यह इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, यानी कि ये वाला बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो H जल्दी कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यानी कि यह थर्मोडायनेमिकली सबसे कम स्टेबल है, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया ना बच्चों। अगर यहीं पर एसिडिटी का ऑर्डर आ जाता ना, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता, कि हाइड्रोजन हैलाइड की एसिडिटी में सबसे ज्यादा HI, HBr, HCl और HF। क्यों बच्चों, क्योंकि जो H दे वो एसिडिक, जो जल्दी H दे वो ज्यादा एसिडिक, तो HI देगा H तो जल्दी, ठीक है ना बच्चों, है ना। H प्लस जो प्रोटोन दे वो एसिड होता है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज हीलियम यूज्ड इन डाइविंग एपरेटस, कि डाइविंग एपरेटस में हीलियम का यूज क्यों किया जाता है।
तो बच्चों हीलियम की सोल्यूबिलिटी ब्लड में बहुत कम होती है, इसलिए डाइविंग जो सिलेंडर होता है, जो सी डाइवर अपनी पीठ पर सिलेंडर रखता है ना, उसमें हीलियम मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है हीलियम? ताकि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो जाए। क्यों नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम करना क्यों जरूरी है बच्चों? क्योंकि नाइट्रोजन है वो ब्लड में बबल्स बनाती है, और वो बबल्स कहाँ आ जाते हैं? इन कैपिलरीज में आ जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है और सी डाइवर की मौत भी हो सकती है। इसलिए नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हीलियम मिलाई जाती है, क्योंकि हीलियम की ब्लड के अंदर सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है। आगे बच्चों बात समझ में? तो ये बातें आपको हेनरी के लॉ की एप्लीकेशन में, मतलब अपनी सेकंड यूनिट है ना सॉल्यूशन वाली, उसमें पढ़ने को मिलेगी। अब देखो नेक्स्ट, व्हाई डू नोबल गैसेज हैव कंपैरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज? कि जो नोबल गैस है ना, यानी कि ग्रुप नंबर 18 अपनी पीरियडिक टेबल का लास्ट ग्रुप, कि हरभजन ने आरती करके 0 रन बनाया। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। अब बच्चों हम ये पढ़ते हैं पीरियडिक टेबल में कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चों? डिक्रीज। तो इनका एटॉमिक साइज तो सबसे कम होना चाहिए ना, लेकिन इनका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होता है। इसका कारण ये है बच्चों, देखो हम रेडियाई जो है ना, एटॉमिक रेडियाई, वो 3 टाइप की कैलकुलेट करते हैं। एक तो करते हैं हम कोवेलेंट, एक करते हैं हम आयनिक, और एक करते हैं हम वांडरवाल्स। कौन सी करते हैं बच्चों? वांडरवाल्स। कोवेलेंट का मतलब देखो देखो रेडियाई का मतलब ये होगा कि 2 एटम्स के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है ना, उसका हाफ रेडियाई होता है। ठीक है ना बच्चों, कि 2 पास पास वाले एटम्स के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ एटॉमिक रेडियाई होती है। अब इनमें कोवेलेंट रेडियाई क्या हुआ है? तो बच्चों देखो ये 2 एटम है, ठीक है, कोवेलेंट का मतलब दोनों ओवरलैप करेंगे, ये लो ओवरलैप करेंगे। अब इनका, इसका न्यूक्लियस ये, इसका न्यूक्लियस ये, ठीक है, तो इसका हाफ, तो बच्चों देखो ये हाफ यहां पर बनेगा, मेरे से ये एटम थोड़ा छोटा बन गया और ये बड़ा बन गया, लेकिन जब आप दोनों को बराबर बनाओगे ना, तो ये हाफ यहां पर ही आएगा ना। इसे हम बच्चों कोवेलेंट रेडियाई बोलते हैं। अब देखो आयनिक रेडियाई में एटम ऐसे होते हैं, देखो मतलब आयन मान लो ऐसे ऐसे, तो इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और उसका हाफ, तो ये एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई होती है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब कोवेलेंट रेडियाई से कौन बड़ी होगी? आयनिक रेडियाई। और वांडरवाल्स रेडियाई में एटम पास पास नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं, ना ही तो कोई ओवरलैप होते हैं, ना ही कोई टच होते हैं। तो इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और इनके बीच का हाफ। तो बच्चों इनर्ट गैसों में कोई मतलब एटम से एक दूसरे से जुड़े हुए तो होते नहीं है, किसी भी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं होती है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसलिए इनर्ट गैसों के लिए हम वांडरवाल्स रेडियाई कैलकुलेट करते हैं, वांडरवाल्स रेडियाई कैलकुलेट करते हैं। तो वांडरवाल्स रेडियाई के कारण या फिर वांडरवाल्स रेडियस के कारण इनका साइज ज्यादा होता है। समझ गए ना? देखो कोवेलेंट रेडियाई या फिर कोवेलेंट रेडियस का मतलब एटम्स को ओवरलैप करवा दो तो वो रेडियस अपने आप छोटी हो जाएगी। आयनिक रेडियाई का मतलब एटम्स को टच करवा दो तो वो कोवेलेंट से बड़ी हो जाएगी। और वांडरवाल्स का मतलब एटम को आप दूर दूर रख दो तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच का हाफ, तो सबसे बड़ी तो वांडरवाल्स रेडियाई होगी ना बच्चों। आगे ना बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैज इट बीन डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडोन? कि रेडोन की स्टडी डिफिकल्ट क्यों है? इसलिए है बच्चों क्योंकि रेडोन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है, ब्रेक होता रहता है और हाफ लाइफ भी बहुत कम होता है। हाफ लाइफ का मतलब कितने टाइम में उसका न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है और 2 अलग अलग एटम बना लेता है।
ठीक है ना बच्चों। तो रेडोन का हाफ लाइफ बहुत कम होता है। आप स्टडी करने बैठोगे इतने में तो वो ब्रेक हो जाएगा, दो अलग अलग एलिमेंट बन गए, इसका मतलब तो पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना, तो कहां स्टडी हुई रेडोन की। तो रेडोन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, इसलिए रेडोन की स्टडी डिफिकल्ट है। अब बच्चों देखो नेक्स्ट, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। तो इनकी स्ट्रक्चर बनानी है, तो पहले देखो अक्स EF2। तो बच्चों जिनोन इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब बच्चों इन 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, यानी कि इसके पास 2 तो है बॉन्ड पेयर। क्या है बच्चों, 2 बॉन्ड पेयर। बच गए कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 के लोन पेयर कितने बनते हैं, 3, यानी कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है। और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 2 पोजीशन होती है, एक वो तो होती है इक्वेटोरियल और एक होती है एक्सियल। इक्वेटोरियल पर एंगल 120 का होता है, एक्सियल पर 90 का होता है। तो लोन पेयर को आप इक्वेटोरियल पर रखोगे, क्योंकि वैसे पर ये कहते हैं कि लोन पेयर गड़बड़ बहुत करते हैं, इसलिए उनको दूर से दूर रखो, मतलब रिपल्सन बहुत ज्यादा करता लगाते हो, ठीक है ना, इसलिए हम लोन पेयर को दूर रखते हैं। तो 120 के एंगल पर हम किसको रखेंगे, लोन पेयर को। तो बच्चों ये देखो अक्स ई 3 लोन पेयर है ना, तो 120 पर रख दो। देखो यहां पर बना रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। देखो 3 लोन पेयर है, ये लो, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब दोनों फ्लोरीन है उसको एक्सियल पोजीशन पर, तो ये एक्सियल पोजीशन हो गई। तो बच्चों अब आप लोन पेयर को नहीं देखो तो ये लीनियर ज्योमेट्री हुई ना, कैसी हुई, लीनियर। कैसी हुई बच्चों, लीनियर ज्योमेट्री। आई कि नहीं समझ में, अक्स EF2 की तो ज्योमेट्री समझ गए होंगे बच्चों आप। अब देखो नेक्स्ट अक्स EF4। तो जिन्होंने के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इस बार 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4 हो गए ना, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और बच गए जिसके 2 लोन पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो गए। तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो गई ना बच्चों, कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक ही प्लेन में, तो 4 फ्लोरीन है ना, उनको एक ही प्लेन में लगा दो, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, तो 2 लोन पेयर बचते हैं, तो एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। अब लोन पेयर को नहीं देखोगे तो ये ज्योमेट्री कैसी हुई, स्क्वायर तो हुई, तो इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट है अक्स EF6। अक्स EF6 तो बच्चों टोटल जिन्होंने के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 6 बॉन्ड है, तो 6 तो हो गए बॉन्ड पेयर। क्या हो गया बच्चों, बॉन्ड पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 का 1 क्या हो गया, लोन पेयर। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों देखो अगर 6 बॉन्ड पेयर हो जाते हैं ना, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। तो देखो आप 4 फ्लोरीन तो ऐसे लगा दो, देखो स्क्वायर के रूप में लगा दिए ना, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। अब बच्चों एक लोन पेयर लगाना है, तो वो आपको यहां पर पास में ही लगाना है। तो बच्चों जैसे ही आप लोन पेयर को पास लगाओगे ना, तो वो लोन पेयर इस ऊपर वाले फ्लोरीन को रिपल्स करेगा, तो वो फ्लोरीन ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। आगे ना बात समझो, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अपनी खराब हो गई ना, तो इस ज्योमेट्री को बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि देखो लोन पेयर रिपल्स करेगा ना इस बॉन्ड पेयर को, तो ये बॉन्ड पेयर पहले सीधा था, अब थोड़ा सा उस साइड झुक गया, यानी अपनी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री खराब हो गई, इसे बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब बच्चों देखो अक्स EF4, अक्स EOF4 है, ध्यान से समझना बच्चों, अक्स EOF4, अक्स EOF4। अब बच्चों देखो इसमें 4 तो देखो ध्यान रखना, 4 तो है बॉन्ड पेयर, ठीक है बच्चों। एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, जिन्होंने ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो बच्चों ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को आपको जब ज्योमेट्री बनाओ ना, तब एक ही बॉन्ड मानना है,
ये नहीं कि आप दो बॉन्ड मान लो, नहीं, क्योंकि ये तो है नहीं कि ये जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है तो अलग अलग दो पोजीशन पर होगा, कभी नहीं होगा ना। ऑक्सीजन एक ही पोजीशन पर होगा ना, इसलिए हमें एक ही बॉन्ड मानना है। तो कहने का मतलब 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए बच्चों? 5 बॉन्ड पेयर। हालांकि ये है तो 6 बॉन्ड पेयर, लेकिन हमें मानने 5 ही है। अब बच्चों टोटल 6 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए तो एक लोन पेयर बच गया ना, क्या बच गया? एक लोन पेयर। आई कि नहीं आई बच्चों बात समझ में? देखो 4 फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन गए, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन गए, एक लोन पेयर, तो लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए कि नहीं हुए? अब देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल। कैसा बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। तो ये लो, तो चारों फ्लोरीन तो ऐसे लगा दो स्क्वायर के रूप में, ठीक है ना, ये लो लगा दिया। ऑक्सीजन को पिरामिड के रूप में लगा दो और लोन पेयर को नीचे लगा दो, तो ये तो 4 स्क्वायर और ऊपर वाला ऑक्सीजन पिरामिडल। तो ज्योमेट्री कैसी बनी? स्क्वायर पिरामिडल। आई कि नहीं बच्चों समझ में? आ गई ना। अब अक्स EO3 देखो, अक्स EO3, तो देखो 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, यानी कि वैसे तो टोटल 6 बॉन्ड पेयर हो गए, क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन हमें डबल बॉन्ड को एक ही मानना है, तो टोटल कितने बॉन्ड पेयर हुए? 3 बॉन्ड पेयर ही हुए ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने काम आ गए? 6 हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन काम आ गए, बच गए कितने? 2, यानी कि 2 का एक लोन पेयर, यानी कि टोटल 3 तो है बॉन्ड पेयर और 1 है लोन पेयर। बच्चों ध्यान रखना, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन गए, एक लोन पेयर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, लेकिन हमें डबल बॉन्ड को एक ही मानना है, इसलिए 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। तो टोटल कितने हुए बच्चों? 4। 4 का मतलब ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। तो बच्चों ये लो जिनोन, और ऊपर तो लगा दो लोन पेयर और नीचे ऐसे 3 लगा दो ऑक्सीजन, तो ऐसी तो होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब बच्चों देखो इस लोन पेयर को भी साथ में काउंट करेंगे तो ये अमोनिया के जैसी ज्योमेट्री बन गई ना। देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, PCl3 देखो फॉस्फोरस Cl 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 और ये लोन पेयर। तो इस ज्योमेट्री को देखो नीचे 3 लगे हुए हैं, तो ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री बोलते हैं बच्चों। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों? ट्राइगोनल पिरामिडल। अब बच्चों देखो ICl4 माइनस, ICl4 माइनस, तो बच्चों यहां पर 4 क्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं, तो इससे ये तो सिद्ध हो जाता है कि 4 बॉन्ड पेयर है। प्लस आयोडीन के पास बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक माइनस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब इस बार यहां पर 7 नहीं है, 7 और 1 कितने हैं? आयोडीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 में से देखो बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 तो बॉन्ड बना रहे, 4 बच गए, तो 4 के 2 क्या हो गए बच्चों? लोन पेयर हो गए। टोटल 6 यानी कि ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। कैसी? ऑक्टाहेड्रल। तो बच्चों देखो ये आयोडीन 4 क्लोरीन को तो स्क्वायर के रूप में लगा दो, लगा दिया ना। 2 लोन पेयर है, एक को ऊपर एक को नीचे, तो ये सेम टू सेम किसके जैसी हो गई? अक्स EF4 के जैसी हो गई ना। तो बच्चों इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे? जब लोन पेयर को नहीं देखेंगे तो स्क्वायर है ना, तो बोलेंगे हम स्क्वायर प्लेनर। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो नेक्स्ट है IBr2 माइनस, IBr2 माइनस। तो देखो आपको ये तो पता ही है कि 2 तो बॉन्ड पेयर है, ठीक है बच्चों। आयोडीन के पास बाहर 7 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस का मतलब एक एक्स्ट्रा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 2 ने तो बॉन्ड बना लिया, बच गए 6। 6 के कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। कितने? 3 लोन पेयर। तो टोटल 5। टोटल कितने हो गए? 5। तो यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसमें बच्चों क्या होगा कि 3 लोन पेयर तो कहां पर होंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यानी कि ये आयोडीन
एक लोन पेयर, ऐसी ज्योमेट्री भी हम बना चुके हैं, दूसरा और ये तीसरा, और 2 BR, 1 BR ऊपर और 1 BR नीचे। तो ये हमने अक्स EF2 की ज्योमेट्री बनाई थी ना, उसके जैसी है, सेम टू सेम। और ये BrO3 जो है ना, वो अक्स EO3 के जैसी होगी बच्चों, देख लेना चाहिए। BrO3 तो 3 ऑक्सीजन 3 डबल बॉन्ड, लेकिन हम डबल बॉन्ड को एक ही मानते हैं, तो 3 तो बॉन्ड पेयर और माइनस है ना, तो ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस, तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए बच्चों, क्योंकि माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 में से 3 नहीं सॉरी 3 नहीं 6, 3 नहीं 6, क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, तो बच गए कितने, 2, और 2 का कितना लोन पेयर बच्चों, 1 लोन पेयर। और 3 और 1 ये देखो, 1 लोन पेयर 3 लोन पेयर, तो टोटल ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। क्या होगी बच्चों, टेट्राहेड्रल। तो ये Br लोन पेयर को रख दो ऊपर, 3 ऑक्सीजन ये रहे, तो अक्स EO3 की जैसी ज्योमेट्री बनी ना, तो इसको बोलते हैं, देखो ये नीचे 3 ऐसे 3 एंगल ट्राइगोनल, और ये लोन पेयर बच्चों पिरामिड के रूप में होगा, तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। तो बच्चों आज का लेक्चर आपके समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।